अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज सबसे पहले कराची में जो दिलखराश वाक़या पेश आया है, 16 जानें फैक्ट्री में आग लगने से ज़ाय हो गई हैं जनाब, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पे दर पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बड़ी जजमेंट भी दी है, ऑर्डर्स भी दिए हैं, लेकिन देखने में आता है फिर वही गलतियां दोहराई जाती हैं। तो जनाब एक बार फिर इस फोरम से हम कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो इसके ऊपर भी जरूर एक्शन होना चाहिए। जनाब स्टार्ट करते हैं कुछ खित्ते के अहम मसाइल से। तो जनाब अफगानिस्तान में अमन और उससे रिलेटेड जो खित्ते का अमन है वो सबसे बड़ा मसला, वजीर आज़म इमरान खान ने कल इसके ऊपर इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि जी आलमी बरादरी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद करे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान जब अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहेंगे तो तब की तब देखी जाएगी। अब ये बयान कदरे पाकिस्तान जो पहले पॉलिसी कर रहा है उससे ज़रा मुख्तलिफ है। तो आज हम पूछना ये चाहते हैं अपने एनालिस्ट से कि क्या इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं आलमी बरादरी से वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी तारुफ करवा दूं, इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बेनज़ीर शाह साहबा हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं और हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय चाहूंगी। ठीक है अलीना, मैं तो नहीं का ऑप्शन दूंगी, इसलिए क्योंकि तालिबान है कौन? क्या वो अफगानिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं? मुझे नहीं पता। क्या वो कोई इलेक्शन जीत के आए हैं? नहीं, वो बंदूक की जोर से आए हैं। क्या अफगानिस्तान की अवाम चाहती है कि तालिबान की हुकूमत हो? मुझे नहीं पता। अगर वो चाहती है तो वो भाग क्यों रहे हैं वहां से, जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम ने एक और जो कल बात कही, उन्होंने कहा कि तालिबान को जो है वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो एक बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अभी तक जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि जो पहला फेज है तालिबान की हुकूमत का, उसमें ना तो पिछली हुकूमत से कोई होगा, ना माइनॉरिटीज से कोई होगा, ना ही खवातीन होगी। तो ये जो इस किस्म की जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या पाकिस्तान को उनको रिकग्नाइज करना चाहिए या उनको मदद उनकी करनी चाहिए या आलमी बरादरी को उनको रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये अभी बहुत से सवालात हैं जिनके हमारे पास अभी जवाबात नहीं है और जब तक नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल है हमें कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि बजाय इसके कि हम कहें कि तालिबान की हुकूमत की मदद करे दुनिया, हमें ये कहना चाहिए कि जो अफगानिस्तान के अवाम है उनकी मदद करना बहुत जरूरी है, जो मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी मदद करना जरूरी है। मैं छोटी सी यहाँ पे सिर्फ बात कहूंगी, आदिल शाहजेब साहब का मैं कल शो देख रही थी, वो काबुल में है और वो वहां पे लोगों से बात कर रहे थे और वहां पे लोग कह रहे थे हमारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, बैंकों में पैसे नहीं है, हमारे पास एटीएम जाते हैं तो एटीएम खाली पड़ा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए। तो ये अभी हालात है, तो इन लोगों की मदद करना पाकिस्तान को और आलमी बरादरी का ये उनका फर्ज बनता है, बजाय इसके कि अभी मेरे ख्याल से हुकूमत ठीक है जी। अब इसके ऊपर भी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसके ऊपर भी एक मौक़िफ़ है जो अगेन डिबेटेबल है, इसको मैं आगे लेकर चलती हूँ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर ये कहती हैं कि तालिबान की अभी तक जो बातें या उनका रवैया सामने आया है उसके ऊपर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पे पहले वाले तालिबान नहीं है, बदले हुए तालिबान है, क्या मौका देना चाहिए? और वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बेनज़ीर जो बड़ी माशाल्लाह बड़ी ब्रिलियंट है, इतनी उनकी मैं कोई उसमें नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि बेतकल्फ़ी में कह रहा हूँ कि एक आम सी बात की है। 4 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर ये तो तयन हो गया कि जो 5,000 10,000 एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो अफगानिस्तान भागा जा रहा है, लेकिन 4 करोड़ की आबादी जो है वो बेनज़ीर साहबा को नज़र नहीं आई। वो उसने क्या पैगाम भिजवाया है? दूसरा, मुझे तकलीफ़ होती है कि बेनज़ीर साहबा या आप जैसे या मदर साहब जैसे या इरशाद भट्टी साहब जैसे ये पाकिस्तान के जो है करीम है, अगर इनकी नॉलेज ये होगी कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अशरफ गनी की हुकूमत को वोट की हुकूमत समझेंगे, हामिद करज़ई जो बोन जर्मनी में हुकूमत तय पाई, जब ये होने लगा उससे पहले हामिद करज़ई से पहले अमरीकी शहरी ज़ल्म खलीज़ादे को सदर बना रहे थे। इराक़ के अंदर जो है
वो जो ब्रिमर था, क्या नाम था उनका, CIA का, उसको वो चीफ एग्जेक्टिव बना रहे थे, तो उन्होंने कैबिनेट सारी की सारी अमरीकियों की थी इराक के अंदर। ये जमहूरी हुकूमत है। इस मफरूजे के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर कि औरतों को नुमाइंदगी नहीं देंगे गे, वो ये नहीं करेंगे गे, सारा दिन उनके किसी में एक इल्म में है, कोई सर जोड़ के बैठे हैं इसी बात के ऊपर कि पीसफुल रिजॉल्व हो जाए। जिस महारत से, जिस तरीके से उन्होंने मजार शरीफ के अंदर लड़ाई को टाले रखा है और जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने एक नेगोशिएशन करके और अपनी चीज़ को हटाया है। सिस्टम कौन सा लाते हैं? चाइना के अंदर जो सिस्टम है, चाइनीज चला रहे हैं बड़े एहतमाम से, आया वो उससे मिलता जुलता जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन तहाई मुस्तहकम सिस्टम है। इंडिया की डेमोक्रेसी मिलती है नहीं, मुस्तहकम है। ये सियासियत है। इस काम को आप कहते हो बंदूक के जोर पे, डेजिक कटर बमों के जोर पे आप हुकूमत कायम करते हो अफगानिस्तान में। आपने गरीब लोगों की जो ईंट से ईंट बजा दी, उसके बाद एक हुकूमत बना दी और एक मजाक किया पूरी दुनिया के साथ, कहा कि ये हुकूमत है, जमहूरी है। हमें शर्म आनी चाहिए। ये बात कह दिया कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत थी वो उसको तो चिमटों से नहीं उठाना चाहिए था। फिर आ जाए पैसों पे, डॉलर भर भर के अमरीकी लेके गए हैं और इस तरीके से लेके गए हैं कि उन्होंने जितना डॉलर था वहां से तालिबान को कल बताना पड़ा है कि आप ना जाएं। पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूं पहले बेनजीर को जवाब देने का मौका दूं, उसके बाद बाकी एनालिस्ट। एक आखिरी बात है, मुझे कंक्लूड करने दें। एक आखिरी बात है कि जब आपने इतना शोर मचाया जिसके मैं भी डरा हुआ था, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी डरे हुए थे, वहां खाना जंगी छिड़ेगी, फिर पाकिस्तान में आएगी, फिर चीन के अंदर ही हरकतें होगी। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। अब अगर इसे मरोड़ पड़ रहे हैं किसी के तो उसे क्या किया जाए? पाकिस्तान में तो ईद का दिन है और फिर तालिबान हो सकता है कि ऐसी कंसेंसस गवर्नमेंट लाए कि हमें अंगुश बंद न होना पड़े, हमें हैरान कर जाए। भाई वेट एंड, यही वज़ीर आज़म ने कहा कि वेट एंड सी, आप इंतजार करें। आप मफरूजों के ऊपर कह रहे हैं, इसलिए उनको सदको करना चाहिए, इसलिए उनको कि ना तालिबान। पॉइंट आ गया, बेनजीर का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाकी सब एनालिस्ट की राय भी शामिल करते। मैं चाहती हूँ इसको आगे लेके चले। जी बेनजीर। देखिए, नियाजी साहब ने कहा हो सकता है कि तालिबान ऐसी हुकूमत लाए, हो सकता है वो वैसी हुकूमत लाए। वो नहीं, वो काम कर रहे हैं बेनजीर, वो काम कर रहे हैं। रोजाना आप तक खबरें नहीं पहुंच रही हमारे। मैं तो खबरों की ही बात कर रही थी नियाजी साहब। जब मैंने अपना जवाब दिया तो मैंने उन रिपोर्टर्स के नाम लिए जो काबुल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो तो यही बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है और पूरी दुनिया की अभी नजरें सिर्फ काबुल पे है। बाकी अफगानिस्तान में क्या? अब्दुल्ला की भांजी, अब्दुल्ला के चीफ एडवाइजर की भांजी से, जो मेरे बेटे हसन खान के साथ इंग्लैंड में पढ़ती थी, उससे 2-3 दफा जो है टेलीफोन पे मालूम किया है, और वो जो कि पिछली गवर्नमेंट की थी, जो आज 2 दिन पहले बात हुई है। आप फिर किस रिपोर्टर की बात करें? मैं तो बिल्कुल अंदर घर की बात बता रहा हूँ आपको। जाली साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे एक ड्राफ्ट दिया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो अफगानिस्तान में हो रही हैं उसके बारे में बात करें। तो ये तो हमारा पाकिस्तान का अभी तक मौक़िफ़ है। हम तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ये टॉपिक और है बेनजीर, ये टॉपिक और है। आपने जो टॉपिक है यहाँ पे सिंपल प्रिसाइज ये क्वेश्चन में सामने। अच्छा सर, एक और बात भी है, अगर आप अब्दुल्ला की भांजी को एक क्रेडिबल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन तस्वुर करते हैं, सर मेरा सवाल ये भी है कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करें या फिर वो जिनका कुछ स्टेक भी हो सकता है या उनकी रिलेटेड फैमिली का? ये भी एक सवाल उठता है। एक देखो, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितने पेनिट्रेटेड है ना, ये एक और डिटेल है, फिर मुझसे पता कर लें कि कौन कहाँ पे है। जितने जर्नलिस्ट फिर रहे हैं, आया उनको एक्सेस है या नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो बेनजीर कह रही हैं, इस तरह की मुतअद्दिद फुटेजेस भी मौजूद है। आप शिफ्ट करते जा रहे हैं गोल पोस्ट को। अभी आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि मैंने आपको घर के अंदर मोहल्लाती शासन जो हो रही है ना, जहाँ पे जोड़ तोड़, मैं उनकी खबरें दे रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। और सारे साथ जोड़ के बैठे हैं और अभी तक तालिबान को तो मौका ही नहीं मिला। तालिबान के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि ब्लड शट के बगैर आए। अच्छा, मौका ही नहीं मिला, मौका मिला। ओके, बेनजीर का पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैंने आगे बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करनी है। जी बेनजीर। देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब एक मुल्क से कहां से आती है? रिपोर्टर्स से आती है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और रिपोर्टर्स से आती है। देखिए, तालिबान तो वही कहेंगे जो दुनिया सुनना चाहती है और वो वही कह रहे हैं कि हम लोग तो एक इंक्लूसिव हुकूमत लाएंगे, लेकिन क्या इंक्लूसिव हुकूमत बनने जा रही है? वो भी, उसकी भी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं
तो देखिए, मैंने जैसे जो बात की मैं उसी पे कायम हूँ कि एक वेट एंड सी पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। जो मैंने बात की है वो ये एक सवाल है। मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ। मजहर अब्बास साहब, आपने दोनों का मौकिफ सुना, आपने दोनों का मौकिफ सुना। एक तरफ मौकिफ ये है एक चांस मिलना चाहिए, उसके बाद तो सबसे बड़ी गलत बयानी यही है। ठीक है जी मजहर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि दो ओपिनियंस हैं, एक दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कैसे एक मिनट ये कैसे कह दिया न्याजी साहब ने? न्याजी साहब प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। न्याजी साहब सुन लीजिए, मैं आपके पास आती हूँ जवाब देने के लिए। जी मजहर साहब। नहीं न्याजी साहब, नहीं, एक मिनट, आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया, आपने मेरा नाम भी लिया है। आपको क्या पता मेरा ओपिनियन? मैं तो जर्नलाइज, मैंने क्यों जर्नलाइज किया आपने? ओहो चलो, मैं आपका नाम में हाँ कर लेता हूँ, मैं भट्टी साहब को मैं हाँ कर लेता हूँ। मैं तो ये कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, चलो आप नहीं है पढ़े लिखे लोग। मैं पाकिस्तान में, मेरा तो कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तबाही में अमेरिका मुलव्विस है पहले दिन से। लेकिन आप लोगों का ये ओपिनियन नहीं है। आपको कभी अमेरिका अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है? मुझे कभी नहीं अच्छा लगा। और फिर मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं आप। मेरे भी आप बात की है तो फुल मुझे अच्छा प्लीज ओके कभी अच्छा नहीं लगा। जब मैं वहाँ पढ़ता था तभी नहीं अच्छा लगता था। छोड़ दें, आप ये छोड़ दें, ये बात छोड़ दें। मजहर साहब, न्याजी साहब, मेरे सामने को बंदा हक़ाइक़ को मजहर साहब, न्याजी साहब, लेट्स फोकस ऑन द इशू। न्याजी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। न्याजी साहब, थैंक यू। न्याजी साहब, क्या कहूँगी? हाँ नहीं सर, मैं कहूँ सर लेट्स नॉट गेट पर्सनल एंड लेट्स फोकस ऑन द इशू। सर हम बड़ा डिविएट कर रहे हैं डिस्कशन से। थैंक यू। मेरी दोनों से गुजारिश है जी मजहर साहब। पहली अफगान जंग भी अमरीकियों के कहने पे लड़ी और दूसरी अफगान जंग भी मेरा ख्याल है कि वो बंदा जिसको टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट्स, वो बताएगा जो टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट्स है। न्याजी साहब, मैं आपको बात करने का मौका दूंगी। न्याजी साहब, आपका मौकिफ, आपकी राय का पूरा एहतराम, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। प्लीज मजहर साहब को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। इस तरह दोनों का पॉइंट नहीं आता। मजहर अब्बास साहब, ईरान में अमेरिकी एम्बेसी से जो बरामद होने वाले पेपर्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। छोड़ दें अब इस बात को। मैं वो भी पढ़ते हैं, बिल्कुल वो भी पता है। कॉन्टेस्ट करें इंशाल्लाह, करते हैं, आप कर लें बात। छोड़ें, तालिबान का ये राइट है। तालिबान को वहां से डिसलॉन्च किया गया था और तालिबान ने अफगानिस्तान रिकैप्चर किया है। लिहाजा जो भी हुकूमत बने वो जाहिर है तालिबान का राइट है ये। और ये प्राइम मिनिस्टर का इस लिहाज से कहना दुरुस्त है क्योंकि 12 अमरीकी वहां से चले गए हैं। तालिबान वहां पे कंट्रोल है। अभी अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है, पिछले एक महीने से कोई गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान। लेकिन जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लेड बाय तालिबान होगी। लिहाजा अगर उनकी मदद की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? एक तरफ ये कहना कि हम इससे एसोसिएट नहीं करना चाहते, अपने आप को जल्दबाजी नहीं करना चाहते, दूसरी जानिब इस तरह का बयान देना थोड़ा कन्फ्यूजन दोबारा से क्रिएट करता है। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो DGISPR ने आज अच्छा कहा कि हमारी सरहद महफूज है, मुकम्मल कंट्रोल में है, बॉर्डर की सिक्योरिटी कंट्रोल में है और हम अभी तक कोई एक भी अफगान पनाह गुज़ीर नहीं आया। तो मेरी दरख्वास्त है प्लीज़ अपने बॉर्डरों को महफूज रखें कि कोई अफ़गान पनाह गुज़ीर ना लें। अब हम पहले ही खुद पनाह गुज़ीर बने हुए हैं और हमारी 75,000 शहादतें, खरबों के नुकसान के बाद जॉन बोल्टन का आज वाशिंगटन पोस्ट में मजमून है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे मगरब, ऐसे झूठे और मुनाफिक अमेरिका से जान छुड़वानी चाहिए और हमें अफ़गान उनको हैंडल करना है। दूसरी बात मैडम शेख, 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में क्या करता रहा है, क्या तबाही मचाता रहा है, क्या जुल्म करता रहा है, किस तरह कुटपुतली हुकूमतें बनाता रहा है, क्या वो हमें सब जायज़ लगती हैं और तालिबान ने आकर फतह कर लिया तो वो नाजायज़ लगता है? दूसरे, अगर तालिबान को आप सिविलाइज्ड चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो इंसानी खवातीन के समेत इंसानी हकूक़ के तमाम पासदारी करें तो दुनिया को साथ खड़े होना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा है उससे वो मुकरे ना, वो आगे बढ़ें, बजाय इसके कि उनको अकेला छोड़ दें, फिर बंदूक वो उठा लें, फिर एक नया कर लें।
अगर आप अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, आपको तालिबान के, दुनिया को तालिबान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप खाना जंगी से बचना चाहते हैं, दुनिया को तालिबान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर अफगान आवाम की मदद है करना चाहते हैं तो भी तालिबान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर दुनिया को बदले हुए तालिबान चाहिए तो भी तालिबान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर करज़ई, अशरफ गनी की हुकूमतों को आप मान सकते हैं तो इनको भी मान ले ब्रॉडर पिक्चर के लिए। और अमेरिका, लेकिन ये नहीं मानेंगे तालिबान सोने के बन जाएं, ये कीड़े निकालते रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये खास किस्म का माइंड सेट है और प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने जो कुछ वो कह रहे हैं वो तो दुनिया सुनना चाहती है। भाई जो दुनिया सुनना चाहती है वही कह रहे हैं। अब दुनिया इकट्ठी और उनको मजबूर करे कि ये करें, ये करो भाई। नहीं करेंगे तो मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा कि तालिबान ने ज्यादती की है। अभी तो एतबार करें। और आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी, हमारा 75,000 शहादतें हुई, खरबों का नुकसान हुआ, 12 अमरीकी मरे। एक अमरीकी मरने पे भी मुझे दुख है क्योंकि इंसान मरा है। 12 अमरीकी मरे हैं, सलामती काउंसिल का इजलास हो गया। पाकिस्तान के होटलों में कर्फ्यू लग गया कि यहाँ सारे अब पाकिस्तान इनखला करवाएगा सारा। ये है इनका झूठ और मुनाफकत, ये इनका झूठ है। और ये झूठ क्यों है, अमेरिका क्यों तप रहा है? अंजलिना जोली जैसे जो अदाकार हैं वो भी कह रहे हैं मुझे अमरीकी होने पर शर्म आ रही है कि अमेरिका इस तरह शिकस्त खुर्दा होकर काबुल से निकला है। इस वजह से वो अब बिल्ली खवा नोच रही है। तो खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, एक ब्रॉडर पिक्चर। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि बेनजीर की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक बात मैं मुझे करने दे प्लीज। जी जल्दी से न्याय साहब, प्लीज कीप इट वेरी शॉर्ट। इरानियन रेवोल्यूशन जो है ना वो आया है 16 जनवरी को, जो है उन्होंने शहनशाह ईरान से हुकूमत छीन ली थी 1979 में। चुनाचे जो पेपर्स पकड़े गए उससे पहले के थे। इसका ताल्लुक आपके अफगानिस्तान की जंग से नहीं था। और जो पाकिस्तान को था नूर मोहम्मद तरक्की की हुकूमत जब उल्टी गई थी तो ये था मिडल ऑफ 1979। और अमरीकी मदद आई थी, पिछले डिस्कस किया था 1981 में। ये हमारे प्रोग्राम के बारे में लोग हमेशा रिकॉर्ड में दुरुस्त करते हैं लीना, इसलिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं यहाँ पे जरूर बताएं। इसलिए अगर वो पेपर से तो कोई जरूर बड्डे बेर के बारे में अयूब खान के होंगे। तालिबान तो अमेरिका खुद है, सबसे बड़ा तालिबान तो अमेरिका खुद है जिसने आकर तबाही फैलाई। मैं चाहती हूँ जनाब आप तीनों की राय मैं इसलिए चाहती हूँ, मैं बेनजीर को 2 मिनट बोलने के लिए देना चाहती हूँ। जी बेनजीर की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं चाहती हूँ उनका मौक़िफ़ भी यहाँ पर दरमियान में आए, उनको अपने दलाल देने का मौका मिले। बेनजीर, यही बात दोबारा कहूंगी कि हुकूमत वहाँ पे बनेगी तो फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि किस किस्म की हुकूमत बननी है, उसकी किस किस्म की मदद करनी है। अभी तो सबसे ज्यादा मदद अफगानिस्तान की अवाम को जरूरत है। वहाँ पे तो अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो रही हैं। WHO के आप रिपोर्ट पढ़े। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ के 3 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के 5 सालों से ज्यादा हैं। एहसन इकबाल नून लीग के रहनुमा इससे मुतल्लिक कहते हैं कि जी नून लीग के दौर में कर्जों के एवज तवानाई और तरक्याती मंसूबे मुख्तलिफ लगाए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो कर्जे लिए हैं उनसे कोई मंसूबा इस तरह का नहीं लगा, बल्कि इन्होंने अपनी नालायकी का खसारा पूरे करने में तमाम जो कर्जे थे वो झोंक दिए हैं और कौम के हिस्से में आई है महंगाई। अब क्या ये बयान नून लीग के रहनुमा का दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब क्या राय है आपकी? वजीर आजम तो कहते हैं कि जनाब खुशहाली आई है, हालात बेहतर हुए हैं। पहली बात यह है कि कल जो इंटरटेनमेंट भरा प्रोग्राम था उस पर मुबारकबाद तहरीक इंसाफ को, अताउल्लाह ईसा खिलवी से लेकर अबरारुल हक तक। और दूसरी बात यह है कि मीनारे पाकिस्तान पर वजीर आजम ने कहा कि पंजाब कारकर्द, हाँ सॉरी इमरान इस्माइल साहब आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान पर मेरे वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब कारकर्दगी कमाल की है, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर कमाल का है, बस पंजाब के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करें। बस अब हम शुरू कर देते हैं सर, लेकिन मुझे वो बता दें, ऐनक एक ला के दे दें जिससे आपको सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी नज़र आती है और मुझे नहीं आती। दूसरा, या कोई वो शरबत मुझे भी पिला दें जो उस्मान बुज़दार साहब ने आपको पिलाया है घोल कर और आप उनके गुन गा रहे हैं। तीसरी बात है वज़ीर आज़म साहब, ये आप मान लिया, मैं मान लेता हूं कि आपने कहा ज़र मुबादला, आप ओवरऑल कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। साईं बुज़दार, ये देखे मज़हर अब्बास साहब के बाद अलीना फारूक शेख भी आपकी मुतकद हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं और न्यायी साहब अकेले रह गए। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, मान लिया
कि ज़र मुबादला जो है 27 अरब डॉलर से आपका ज़्यादा हो गया है। मान लिया 4700 अरब टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, यकसा निसाम तलीब भी आ गया है, एहसास प्रोग्राम 85 अरब से 260 अरब हो गया है, किसान कार्ड 1100 अरब इजाफी किसानों को मिले हैं, सेहत कार्ड, तामीराती सेक्टर 1000 अरब की सरमायाकारी हो गई है, 7 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 10 नए डैम बन रहे हैं, लीगी हुकूमतों में एंटी करप्शन ने 2.5 अरब और आप में 3 सालों में 450 अरब इकट्ठा किया है, सुनामी दरख्त लगा दिए हैं, 20,000 लोगों को 22 अरब कामयाब नौजवान ने दे दिए हैं, 40 लाख ख़ानदानों को अब कर्जे दे रहे हैं, करंट अकाउंट खसारा, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं 29 अरब डॉलर है, और गैर मुल्की लोगों का जो एतमाद है वो बिजनेस पे ज़्यादा हुआ है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म साहब, मुझे एक बात बताइएगा, क्या बैरूनी कर्जे कितने हो गए हैं ये बता दें, गर्दिशी कर्जा कितना हो गया है ये बता दें, GDP कितनी डाउन चली गई है ये बता दें, आपकी दाखिला पॉलिसी खारजा पॉलिसी का क्या हुआ है ये बता दें, स्टील मिल से PIA तक क्यों साहब अभी तबाही के हैं? क्या सर तो फिर हाँ या ना? 2 जुमले मैडम शेख, क्या मैं वज़ीर जब अपोजिशन तनकीद करती है हाँ जवाब हाँ में, जवाब हाँ में मैं अपोजिशन के साथ हूँ इस बात पे। क्या वज़ीर आज़म साहब आखिरी 2 जुमले, क्या मेरे वज़ीर आज़म साहब आप लंगर खाने खोलने आए थे 22 साल के बाद, और क्या पनाहगाहें बनाए आपका मंशूर था? और एक अलीना मेरे वज़ीर आज़म ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आए तो टीम नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब, सारी हुकूमतों की मुश्तरका टीम आपके पास है, और दूसरी बात, अगर मान लिया टीम नहीं तो आपने तो कहा था मैं टीम सिलेक्ट करने में माहिर हूं, मैं 200-250 बंदे लाऊंगा, सब इदारे खड़े हो जाएंगे, मेरी टीम देखिएगा और आप आशश कर उठेंगे। तो आज ये एक्सक्यूज, लेकिन ये जो आप आदादोशुमार से मुतल्लिक कह रहे हैं, मैं यही बेनज़ीर की तरफ लेके जाना चाहूंगी। लव यू मेरे वज़ीर आज़म, लव यू उस्मान बुज़दार साहब, अल्लाह आपके भाग सलामत रखे, भाग लगे रहें। भट्टी साहब फैमिली शो है, भट्टी साहब फैमिली शो है। बेनज़ीर जो भट्टी साहब परते जज्बात में करते गए, लेकिन जो आदादोशुमार से मुतल्लिक भट्टी साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं भाई हमारे आदादोशुमार असली हैं, पुरानी हुकूमतों की तरह, इसहाकदार की तरह बनाए हुए नहीं है। लेकिन वैसे तो मैं भट्टी साहब से कहना चाहती हूँ कि अभी तो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट तो अभी आई ही नहीं है, तो अभी तो वो भी हमने देखनी है कि उसमें क्या लिखा होगा। देखिए, मेरा एक बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि एक हुकूमत अपनी कारकर्दगी की इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसे कर सकती है? ये तो ऐसी है कि जैसे मैं कहूँ कि ये मैंने इस पैनल की असेसमेंट की और मैंने ये फैसला किया कि मैं बेस्ट तदयाकार हूँ इस पैनल। मतलब कि एक हुकूमत खुद तो नहीं अपनी इवैल्यूएशन कर सकती, एक थर्ड पार्टी आपकी इवैल्यूएशन करती, और जब इस हुकूमत की थर्ड पार्टी या एक इंडिपेंडेंट अदारा इवैल्यूएशन करता है तो ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं होती। जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जब आता है तो वो कहते हैं ये गलत है, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान के बारे में तो वो कहते हैं ये गलत है। देखिए, मैं आपके सवाल पे कोई ऑप्शन इसलिए नहीं लूंगी कि अभी इस हुकूमत के 2 साल रहते हैं, और जो असली परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और असेसमेंट करते हैं वो वोटर्स करते हैं, और वो अगले इलेक्शन में वोटर्स आपको बताएंगे कि आपकी कारकर्दगी कैसी रही। यकीनन, हाँ यकीनन, लेकिन अभी तक कैसी रही है, क्योंकि कहता है ना कि तीसरे साल के बाद इलेक्शन मोड पे चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 साल का जो एक माइलस्टोन अचीव किया है, यहाँ पर भी इवैल्यूएट करने की बड़ी जरूरत थी, लेकिन बेनज़ीर कोई ऑप्शन नहीं ले रही है। एक छोटी सी ब्रेक, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानते हैं। जनाब, अपोजिशन इल्जाम लगाती है, नून लीग खासकर, कि जो कर्जे लिए गए इस हुकूमत ने 3 साल में, उससे कोई तरक्याती मंसूबा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई का तूफान ही आया। न्याजी साहब, क्या राय है आपकी? देखिए जी, मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहब ने जो कुछ कहा, भट्टी साहब ने कहा है, बिल्कुल एक बहुत सारा जो है ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस किया है। मुझे बताएं कि बेनज़ीर साहब ने एक और तरीके से इसको एड्रेस किया, मैं दूसरे एंगल से लेता हूँ। बफर्ज़ माल अपनी बता ही रहे हैं 3 साल की, तो नेचुरली आपके पास पूरा राइट है कि आप इसको अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें और दिखाएं, हमने ये किया है। अब हुआ क्या है कि वो बिल्कुल उस ट्रांस से नहीं निकले कि जब तू आएगा इमरान तो पदी बढ़ जाएगी शान, साफ चली शफाफ चली। वही इमरान इस्माइल ये गाने में इमरान खान साहब को कहना पड़ा है कि पता नहीं है कि ये गवैया अच्छा है या गवर्नर अच्छा है। जब आप देख लें इस लेवल पे गुफ्तगू आ जाए तो हम यहाँ बैठ के उसमें किस तरह तजिया करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे।
अब सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है, शाहजेब खानदादा साहब ने अपने कल तजिया पेश किया है, वो बड़ी रिसर्च के साथ करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो तजिया सामने रख के उसी को ही नेगेट कर दें या कॉन्टेस्ट कर देंगे, ये सूरत हाल नहीं है। आपने खुद पहले दिया बेंचमार्क दिया कि 100 दिन में हम ये काम करेंगे। आपने कहा कि 1 साल के अंदर हम 8000 अरब जो है वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और पता नहीं क्या क्या एक लामतनाई सिलसिला मंशूर के अंदर मकान बनाएंगे, ये बनाएंगे। चलो वो तो बेनज़ीर साहब ने कहा है कि जी 1 साल करें, लेकिन जो आपने खुद कहा था कि 1 साल में ये करूँगा, करप्शन ख़त्म करूँगा, पैसा, कल भी आप कह रहे हैं कि जी $10 बिलियन जो है वो हर साल स्टैश आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के बाहर से करप्शन के। तो अब ये करप्शन भट्टी साहब, ये मैं तो नहीं कर रहे, अब भट्टी साहब का नाम मैं एहतियात से लेता हूँ, मदद साहब को डर के मारे कभी नहीं लूंगा। तो मैं और भट्टी साहब तो नहीं वो $10 बिलियन भेज रहे हैं। यह हुकूमत जो है अगर उसकी नाक के नीचे जा रहा है तो जो जा रहे हैं उनको पकड़े। चुनाचे हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कारकर्दगी के लिए कुछ नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। मैं मज़हर साहब का नाम ले लेती हूँ क्योंकि मज़हर साहब तासुर तो यही दिया जाता है कि जिन हालात में इस हुकूमत को मिला मुल्क, माशी तौर पर बड़े ही वो हालात बुरे थे, उसके बाद वहाँ से उठाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद लगी और उसी के सिलसिले में ये सारा कुछ जो आगे हम देख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं ये चीज़ें सामने आने के बाद कि सही है दावा एहसन इकबाल साहब का या फिर नहीं? देखिए, कोई क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का या भी किसी भी मिनिस्ट्री का? वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है, तो फिर क्या वजह है कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर आए आपके? इसका मतलब ये कि अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर आपके तब्दील हुए हैं तो आप सिर्फ चीजें नहीं समझ रही, इसलिए एक के बाद दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। कोई 5 या 6 तो FBR के चेयरमैन बदले हैं, कोई 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले हैं। मुसलसल जब एक मिनिस्ट्री में इतनी तब्दीलियां आती हैं तो फिर जाहिर है कोई चीज नहीं हो रही, जब भी तो आप किसी को हटाते हैं। इसलिए तो नहीं हटाते कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए हटा दिया उसको। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। फिर आप कर्जे लेने के लिए ले रहे हैं, आप कर्जा डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे अब तक। अब उसमें नून लीग का भी वो है, क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं कि जी उन्होंने इतने कर्जे लिए, उसके कर्जे हम उतार रहे हैं। लेकिन इस वजह से ऑपोजिशन का पॉइंट बनता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट स्कीम, नई डेवलपमेंट स्कीम्स क्या लॉन्च की हैं आपने। वो ये जो उनका पॉइंट है वो है, लेकिन इससे नून लीग अपने आप को बरीज़िम्मा नहीं कर सकती, क्योंकि क्या उनके पीरियड में जो कर्जे लिए गए उसके नतीजे में कोई डैम्स बने, उसके नतीजे में कुछ चीजें आगे बढ़ी, ये देखना बहुत जरूरी है। महंगाई देखिए, महंगाई कभी किसी भी दौर में कम नहीं होती, ये भूल जाएं। अगर आज नून लीग ये नहीं कह सकती या पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि हम 2013 की सतह पे कीमतें ले आएंगे, नहीं कह सकते, ना आप कर सकते हैं। आप सिर्फ लोगों का म्यारे जिंदगी होते हैं। हमारे यहाँ यही मुशर्रफ वाला माइंडसेट है कि जी देखिए इतनी सारी मोटरसाइकिलें बिक गई तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशहाली आ गई। खुशहाली का म्यार तो देखिए हमने क्या मुकर्रर किया है कि जी मोटरसाइकिल ले ली, मशरूत हाँ ले रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा ही है मज़हर साहब? कोई ऑप्शन नहीं है मशरूत हाँ? नहीं, मैं कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। मैं एक बात कर सकता हूँ? जी, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे मज़हर साहब, बिल्कुल नहीं। आई साहब नहीं साहब, क्विकली हैव टू क्लोज देम। देखिए जी, पहली बात ये कि मज़हर साहब 12,000 मेगावाट बिजली ऐड की है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक और बात करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कोई डैम नहीं बना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे डैम की जितनी साइट्स हैं वहाँ पे कोई इंटरनेशनल डोनर जो है, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, वो फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। चाहे नीलम जेलम जो मुस्लिम नून ने बनवाया, नीलम जेलम 1000 मेगावाट को कहते हैं कोई बना, एक बना है, या बादशाह डैम हो या धासू हो, ये सारे डैम जो हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं करते, क्योंकि ना इंडिया में करते हैं ना इधर करते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। कालाबाग डैम हमने बनने नहीं दिया, पाकिस्तान के अंदर और कोई साइट नहीं है, इसलिए ये सारे डिले होते गए हैं। दूसरा ये कि 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं आती 13 में, जिससे इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी। चुनाचे अगर 12,000 मेगावाट बिजली दी है तो आज पाकिस्तान थोड़ा सा चल रहा है, और ये बड़ा जरूरी था। इसे कहना कि जी क्या किया, तो ये सब कुछ किया है, मेट्रो इसके अलावा सड़कें। सर लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में भी बेहतरी लाना बड़ा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बड़े मसले मसाइल होते हैं। जब
शॉर्टफॉल होता है या बहरान आता है तब। जनाब, बुनियादी सवाल पे हमारे एनालिस्ट्स बटे हुए हैं, हमारा पैनल बटा हुआ है। बेनज़ीर और जो मज़हर साहब हैं वो कोई ऑप्शन नहीं लेते, लेकिन समझते हैं कि ना तो अपोजिशन की तनकीद बिल्कुल बेजा है और हुकूमत ने भी कुछ काम किए हैं लेकिन पूरी तरह से वो अपने वादे दावे पूरे नहीं कर पाए। न्याजी साहब और भट्टी साहब एक पेज पे वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, एहसन इकबाल साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त है। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह।